गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। सिद्धार्थ एजुकेशन हब में आपका स्वागत है। जैसा कि हम यहाँ पे जेनेटिक्स के बारे में चर्चा कर रहे थे, अब जेनेटिक्स से रिलेटेड जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक चलेगा वो है क्रोमोसोमल डिसऑर्डर के बारे में। यहाँ पे हम बात करते हैं गुणसूत्रीय विकार के बारे में या गुणसूत्रीय विकृतियों के बारे में बात करते हैं। अब गुणसूत्रीय विकृतियों के बारे में जानने से पहले सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं कि जो ह्यूमन बॉडी में पाए जाने वाले जो क्रोमोसोम हैं उनके बारे में। इसके अलावा जो अपनी प्रकृति में जितने भी जीव हैं उनमें क्रोमोसोमों की संख्या किस प्रकार से निर्धारित होती है, कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं, उनके बारे में थोड़ी बहुत चर्चा करते हैं। तो यहाँ पे पहली बात तो है कि प्रत्येक जो जीव जाति होती है उसमें गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है, निश्चित होती है। गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है, निश्चित होती है। अर्थात किसी भी जीव के अंदर पाए जाने वाले जो गुणसूत्र होते हैं वो निश्चित संख्या में मौजूद होते हैं। ठीक है, यहाँ पे निश्चित संख्या में, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे बात करते हैं कि आपके जो टोमेटो होता है, ठीक है, तो टोमेटो के प्लांट में हमेशा जो क्रोमोसोम होते हैं वो 24 होते हैं। इसी तरीके से जैसे मैंगो होता है, अब मैंगो के अंदर पाए जाने वाले जो क्रोमोसोम होते हैं, ठीक है, उनकी संख्या होती है 40। इसी प्रकार से ह्यूमन होता है तो ह्यूमन के अंदर क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है, 46 होती है। इससे यह साबित होता है कि अपनी प्रकृति में जितने भी जीव हैं उन सभी जीवों के अंदर जो गुणसूत्र मौजूद होते हैं उनकी संख्या निश्चित होती है। अर्थात 100 साल पहले के मानव की बात की जाए तभी भी गुणसूत्रों की संख्या क्या थी, 46 ही थी, और वर्तमान के मानव की बात की जाए तब भी गुणसूत्रों की संख्या कितनी है, 46 ही है। ठीक है, इसके आगे दूसरी बात है कि जो गुणसूत्र होते हैं, ठीक है, वो बने हुए किसके होते हैं। तो नॉर्मली बात की जाए तो गुणसूत्र होते हैं, तो गुणसूत्र किसके बने होते हैं, डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन से गुणसूत्रों का निर्माण होता है। डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन से किसका निर्माण होता है, गुणसूत्रों का निर्माण होता है। ठीक है, इसके अलावा गुणसूत्रों का निर्माण कब होता है, देखो गुणसूत्रों का निर्माण होता है जो कोशिका विभाजन होता है। कोशिका विभाजन के दौरान ही क्या होता है, गुणसूत्र निर्मित होते हैं। ये बात याद रख लेना कि गुणसूत्र कब निर्मित होते हैं, जब कोशिका विभाजन होता है। तो कोशिका विभाजन के दौरान क्या होता है, गुणसूत्रों का निर्माण होता है। और बने हुए किसके होते हैं, डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन से गुणसूत्र बने हुए होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे गुणसूत्रों के अंदर जो क्रोमोसोम के अंदर जो डीएनए पाया जाता है, ये डीएनए क्या होता है, आनुवांशिक पदार्थ होता है। यहाँ पे ये डीएनए क्या कहलाता है, इसका आनुवांशिक पदार्थ कहलाता है। ठीक है, इसके अलावा अगली बात होती है कि जब कोशिका की संरचना का अध्ययन किया जाता है, ठीक है, अब यहाँ पे कोशिका की संरचना का अध्ययन करने पर हमारे को पता चलता है कि कोशिका का जो न्यूक्लियस होता है, ठीक है, उस न्यूक्लियस के अंदर क्या पाए जाते हैं, धागे नुमा संरचनाएं पाई जाती है। और वो धागे नुमा संरचना होती है उसे क्रोमेटिन तंतु कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रोमेटिन तंतु। ये जो क्रोमेटिन तंतु होते हैं, इन्हीं क्रोमेटिन तंतुओं से आगे चल करके क्या बनते हैं, आपके क्रोमोसोम बनते हैं। क्या बनते हैं, क्रोमोसोम बनते हैं। इस बात को याद रख लेना कि आपकी जो कोशिका का जो न्यूक्लियस होता है, जो केंद्रक होता है, उस केंद्रक के अंदर क्या पाए जाते हैं, क्रोमेटिन तंतु पाए जाते हैं। और ये क्रोमेटिन तंतु आगे चल करके क्या बनाते हैं, आपके क्रोमोसोम बनाते हैं। कब बनते हैं, जब सेल डिवीजन होता है। कब होता है, जब सेल डिवीजन होता है तब क्या होता है, क्रोमेटिन तंतुओं से क्रोमोसोम का निर्माण होता है। दैट्स क्लियर। आगे की बात आती है कि जो क्रोमोसोम होते हैं, ठीक है, उनके खोजकर्ताओं के बारे में। तो यहाँ पे देखो कि अगर बात की जाए कि सबसे पहले देखा किसने है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे माना गया है कि जो हॉफमस्टर नामक वैज्ञानिक हैं, हॉफमस्टर नामक जो वैज्ञानिक थे, इन्होंने सबसे पहले किनको देखा था, क्रोमोसोम को देखा था। हॉफमस्टर नामक वैज्ञानिक ने सबसे पहले किनको देखा था, क्रोमोसोम को देखा था। किसमें देखा था, इन्होंने प्राग मात्र कोशिका में देखा था। किसमें देखा था, प्राग मात्र कोशिका में इन्होंने क्रोमोसोम को देखा था। इसके बाद में बात की जाए तो जो वाल्डेन नामक वैज्ञानिक था, वाल्डेन नामक वैज्ञानिक ने इन्हें क्रोमोसोम नाम दिया।
वाल्डेन नामक वैज्ञानिक ने इन्हें क्रोमोसोम नाम दिया। और इसके पश्चात जो स्ट्रासबर्गर नामक वैज्ञानिक था, स्ट्रासबर्गर, तो स्ट्रासबर्गर नामक वैज्ञानिक ने इनकी संरचना का क्या किया, अध्ययन किया, अर्थात इनकी स्ट्रक्चर का क्या किया था, इन्होंने स्टडी किया था। ठीक है, तो इस तरीके से आपको नॉर्मली रूप से याद रखना है कि बात की जाए कि सबसे पहले क्रोमोसोम को देखा कहाँ पे, भाई प्राग मात्र कोशिका में देखा है, ट्रैकेंसिया पादप की प्राग मात्र कोशिका में इसको देखा गया था। इसके बाद में वाल्डेन ने इनको क्रोमोसोम नाम दिया। तो कुछ जगह पे ये भी माना जाता है कि इनकी खोज करता है, भाई क्रोमोसोम की खोज किसने की, तो यहाँ पे क्या माना जाता है कि क्रोमोसोम की खोज वाल्डेन नामक वैज्ञानिक ने की थी। इसके बाद में स्ट्रासबर्गर नामक वैज्ञानिक था, उन्होंने इसकी संरचना का यानी गुणसूत्रों की संरचना का अध्ययन किया। ठीक है, अब यहाँ पे अपनी प्रकृति में जो जीव पाए जाते हैं, उन जीवों के अंदर 3 तरीके के क्या पाए जाते हैं, क्रोमोसोम पाए जाते हैं। अपनी प्रकृति में सभी जीवों के अंदर जो 3 तरीके के क्या पाए जाते हैं, क्रोमोसोम पाए जाते हैं। आपके एक को होते हैं आपके वायरल क्रोमोसोम, वायरल क्रोमोसोम। दूसरे टाइप के होते हैं बैक्टीरियल क्रोमोसोम, और थर्ड टाइप के होते हैं आपके यूकैरियोटिक क्रोमोसोम। यहाँ पे 3 तरीके के क्रोमोसोम बताए गए जीवों के आधार पर। एक तो होता है वायरल, एक होता है बैक्टीरियल, एक होता है यूकैरियोटिक क्रोमोसोम। ठीक है, वायरल का मतलब होता है कि ऐसे क्रोमोसोम जो किनके अंदर पाए जाते हैं, आपके वायरस के अंदर पाए जाते हैं। तो वायरस के अंदर पाए जाने वाले जो क्रोमोसोम होंगे वो आपके क्या कहलाएंगे, वायरल क्रोमोसोम कहलाते हैं। अब यहाँ पे अपनी प्रकृति में जो वायरस होते हैं वो 2 तरीके के होते हैं। देखो, एक वायरस होते हैं जो आपके प्लांट और एनिमल में डिजीज उत्पन्न करते हैं। ठीक है, प्लांट और एनिमल में क्या करते हैं, रोग उत्पन्न करते हैं। ऐसे वायरस आपके पादप जंतु वायरस कहलाते हैं। और जो इस प्रकार के वायरस होते हैं उनके अंदर जो आनुवांशिक पदार्थ होता है वो क्या होता है, आरएनए पाया जाता है। इस बात को याद रख लें, इंपॉर्टेंट बात है कि जो आपके जो प्लांट और एनिमल वायरस होते हैं, जो प्लांट और एनिमल वायरस होते हैं, उनके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल होता है, जो आनुवांशिक पदार्थ होता है, वो क्या पाया जाता है, आरएनए पाया जाता है, जो क्या होता है, सिंगल स्टैंडर्ड होता है, अर्थात एकल रज्जुक आरएनए पाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपके वायरल दो प्रकार के हो गए, एक तो प्लांट और एनिमल। दूसरे प्रकार के जो वायरस होते हैं वो होते हैं आपके बैक्टीरियोफेज। जो बैक्टीरियोफेज वायरस होते हैं, इनके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल होता है, आनुवांशिक पदार्थ होता है, वो क्या पाया जाता है, डीएनए पाया जाता है। इस बात को क्लियरली याद रख लेना कि वायरस जो पादप और जंतुओं में संक्रमण करते हैं या उनमें रोग उत्पन्न करते हैं, वो तो आप उन वायरसों के अंदर तो आनुवांशिक पदार्थ क्या रहेगा, आरएनए। और जो वायरस क्या करते हैं, आपके बैक्टीरियोफेज वायरस होते हैं जो बैक्टीरियाओं को संक्रमित करते हैं। ठीक है, उन वायरसों के अंदर क्या होता है, आनुवांशिक पदार्थ डीएनए पाया जाता है। ठीक है, दूसरी बात है, हम बात कर रहे हैं यहाँ पे क्रोमोसोम। तो यहाँ पे जो वायरस होते हैं, चाहे प्लांट एनिमल वायरस हो चाहे बैक्टीरियोफेज वायरस हो, सभी में क्रोमोसोम की संख्या क्या होती है, 1 होती है। और इनके जो क्रोमोसोम होते हैं प्लांट और एनिमल का, तो आरएनए से निर्मित होता है, और इसका जो क्रोमोसोम होगा वो डीएनए से निर्मित होता है। इसी तरीके से दूसरे प्रकार के होते हैं आपके बैक्टीरियल। बैक्टीरियल का मतलब होता है बैक्टीरिया कोशिकाओं में पाए जाने वाले गुणसूत्र। ठीक है, और बैक्टीरिया कोशिकाओं में पाए जाने वाले गुणसूत्रों की संख्या भी क्या होती है, 1 ही होती है। अर्थात बैक्टीरिया कोशिकाओं में जो गुणसूत्र पाया जाता है वो 1 होता है। और ये जो गुणसूत्र होता है वो किससे निर्मित होता है, डीएनए से निर्मित होता है। ये बात याद रख लेना कि जो बैक्टीरिया होते हैं, जिन्हें हम प्रोकैरियोटिक वायरस क्रोमोसोम भी कह सकते हैं, तो बैक्टीरिया क्या होती है, प्रोकैरियोटिक सेल होती है। और प्रोकैरियोटिक सेल में पाया जाने वाला जो क्रोमोसोम होगा वो प्रोकैरियोटिक क्रोमोसोम कहलाएगा। तो यहाँ पे जो बैक्टीरिया कोशिका होती है उनके अंदर जो पाए जाने वाला जो क्रोमोसोम होता है वो डीएनए से निर्मित होता है, संख्या में क्या होता है,
एक होता है, ठीक है। और इस प्रकार का जो क्रोमोसोम होता है वो न्यूक्लियस में न पाया जा करके न्यूक्लियस से बाहर जो कोशिका द्रव्य है उसके अंदर बिखरा पड़ा रहता है, ठीक है। इस तरीके से ये आपके बैक्टीरियल क्रोमोसोम। थर्ड टाइप का बात करते हैं यहाँ पे यूकैरियोटिक क्रोमोसोम। यूकैरियोटिक का मतलब हो गया कि जो यूकैरियोटिक जीवों में पाया जाता है वो आपका यूकैरियोटिक क्रोमोसोम होता है, ठीक है। जैसे कि आपकी प्रकृति में अधिकांश संख्या में क्या होता है, यूकैरियोटिक जीव है। तो यहाँ पे प्रत्येक जीव जाति के अनुसार इनकी संख्या निश्चित होती है। अर्थात जैसे कि मानव के अंदर 46 है, आम में कितने हैं 40 है, टोमेटो में है 24। इसके अलावा आपके जो राइस होता है, राइस में भी कितने होते हैं 24 ही होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से यूकैरियोटिक कोशिकाओं के अंदर जो गुणसूत्र पाए जाते हैं वो प्रत्येक जीव जाति में क्या होते हैं, निश्चित संख्या में होते हैं, ठीक है। दूसरी बात है, ऐसे जो क्रोमोसोम होते हैं वो डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन से निर्मित होते हैं। तीसरी बात है कि जो यहाँ पे डीएनए होता है वो क्या होता है, गुणसूत्रों में पाए जाने वाला आनुवांशिक पदार्थ होता है। अर्थात ये कह सकते हैं कि इस डीएनए के अंदर ही क्या होती है, आनुवांशिक सूचनाएं निहित होती है और जो गुणसूत्रों के माध्यम से एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर होती रहती है। अर्थात एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरण इनका होता रहता है। तो ये तो हो गया हमारा नॉर्मली क्रोमोसोम के बारे में। लेकिन यहाँ पर अपना जो मेन टॉपिक क्या चल रहा है, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर के बारे में। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि जो गुणसूत्रीय विकार होते हैं वो कैसे होते हैं, उनके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे देखो कि जो गुणसूत्रीय विकृतियां होती है वो किस तरीके की होती है, उनके बारे में हम यहाँ पे चर्चा करते हैं। अभी हमने पढ़ा है कि प्रत्येक जीव जाति में जो क्रोमोसोम होते हैं इनकी संख्या क्या होती है, निश्चित होती है। यदि मान लिया जाए कि किसी जीव की कोशिका में पाए जाने वाले गुणसूत्रों में कमी या अधिकता हो जाती है, किसी भी कारणवश अगर किसी जीव की कोशिका में पाए जाने वाले जो गुणसूत्र है उन गुणसूत्रों की संख्या में कमी या अधिकता हो जाती है, तो इस प्रकार की विकृति क्या कहलाती है, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर कहलाती है, ठीक है। अर्थात हमने पढ़ा है कि ह्यूमन के अंदर 46 क्रोमोसोम है और बाय द वे मान लीजिए कि किसी रीजन के कारण यहाँ पे विकृति हो गई और टोटल क्रोमोसोम कितने बन गए संतति में, 46 बन जाते हैं। तो यहाँ पे 46 से 47 बढ़ जाना क्या कहलाएगा, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर कहलाता है। अर्थात गुणसूत्रीय विकृतियां कहलाती है, ठीक है। अर्थात इसे कैसे एक्सप्लेन करोगे कि किसी जीव की निश्चित संख्याओं में गुणसूत्रों की कमी या अधिकता होना क्या कहलाता है, आपका क्रोमोसोमल डिसऑर्डर कहलाता है, ठीक है। अब यहाँ पे मानव में कई प्रकार की विकृतियां उत्पन्न हो जाती है। जब मान लीजिए कि कोई गुणसूत्र बढ़ जाता है या कोई गुणसूत्र कम हो जाता है तो कैसे कैसी विकृतियां उत्पन्न होती है, हम उन्हीं के बारे में यहाँ पे चर्चा करते हैं। तो यहाँ पे गुणसूत्रीय विकृतियों में सबसे पहला अपना जो टॉपिक चलता है वो चलेगा डाउन सिंड्रोम के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं हम डाउन सिंड्रोम। अब देखो यहाँ पे जो डाउन सिंड्रोम है वो किस प्रकार का गुणसूत्रीय विकार है उसके बारे में चर्चा करते हैं। देखो डाउन सिंड्रोम है, डाउन सिंड्रोम की खोज की थी लैंगडम डाउन नामक वैज्ञानिक ने की थी। लैंगडम डाउन नामक वैज्ञानिक ने इस डिसऑर्डर की खोज की थी या इस सिंड्रोम की खोज की थी। कब की थी, 1866 में इस विकार की, इस सिंड्रोम की खोज की थी, ठीक है। अब डाउन सिंड्रोम कहते किसे हैं, अब डाउन सिंड्रोम का मतलब होता है कि जब मान लीजिए कि किसी संतति में 46 के बजाय कितने हो जाते हैं, 47 गुणसूत्र हो जाते हैं। किसी संतति में 46 के बजाय कितने हो जाते हैं, 47 क्रोमोसोम हो जाते हैं। अर्थात ये कह सकते हैं कि जब किसी संतति में एक अतिरिक्त गुणसूत्र बढ़ जाता है, एक अतिरिक्त गुणसूत्र क्या होता है, बढ़ जाता है, ठीक है।
अब यहाँ पे एक अतिरिक्त गुणसूत्र, कौन सा अतिरिक्त गुणसूत्र बढ़ेगा, यहाँ पे ये भी याद रख लेना कि आपका जो ऑटोसोम है, ऑटोसोम गुणसूत्रों में ही क्या होगी, वृद्धि होगी। अर्थात यहाँ पे कह सकते हैं कि एक अतिरिक्त ऑटोसोम बढ़ जाता है, तब संतति में क्या होता है आपका सिंड्रोम यानी डाउन सिंड्रोम। अब यहाँ पे कौन सा एक अतिरिक्त क्रोमोसोम बढ़ेगा, यहाँ पे बात करते हैं कि जो 21वें जो गुणसूत्र होता है, ठीक है, 21वां गुणसूत्र वो बढ़ जाता है, 21 नंबर का गुणसूत्र क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। या फिर ऐसा कह सकते हो कि 21वें जोड़ी गुणसूत्र में एक अतिरिक्त गुणसूत्र बढ़ जाता है। अर्थात यहाँ पे क्या हो जाती है, ट्राइसोमी, यानी उस जोड़े में 3 हो जाते हैं। सामान्यतः जोड़े में कितने होते हैं, 2 होते हैं, लेकिन यहाँ पे 3 हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे होता क्या है कि जो oogenesis की क्रिया होती है, oogenesis की क्रिया होती है, ठीक है, अर्थात अंड जनन की क्रिया होती है मादा में, उस दौरान क्या होता है कि यहाँ पे एक गुणसूत्र क्या होगा, अतिरिक्त गुणसूत्र बढ़ जाता है, किसमें, ओम में। अर्थात जो ओम होगा, ठीक है, उसके अंदर 23 के बजाय कितने हो जाते हैं, 24 क्रोमोसोम हो जाते हैं। यहाँ पे ट्राइसोमी हो गया। ट्राइसोमी का मतलब हो गया कि उस पैर में, 21वें जोड़ी पैर में क्या हो जाते हैं, एक अतिरिक्त गुणसूत्र बढ़ जाएगा। अर्थात 21वें जोड़ी गुणसूत्र में एक अतिरिक्त, मतलब यहाँ पे ट्राइसोमी यानी 3 गुणसूत्र हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे oogenesis की क्रिया के दौरान, अब ऐसा कब होगा कि जो oogenesis यानी अंड जनन की क्रिया होती है, उस अंड जनन की क्रिया के दौरान जो अंडाणु का निर्माण होगा, ठीक है ना, अर्थात ओम का निर्माण होगा। तो यहाँ पे कुछ ओम में या किसी ओम में क्या होता है कि एक अतिरिक्त गुणसूत्र बढ़ जाता है, और उस ओम में क्या होता है, 24 क्रोमोसोम हो जाते हैं। और जो सामान्य ओम होते हैं उनमें क्रोमोसोम की संख्या कितनी होनी चाहिए, 23 होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे विकृतियों के कारण, या मान लीजिए कि यहाँ पे जो गुणसूत्रों के अवियोजन है उसके कारण क्या होता है कि ओम में एक अतिरिक्त गुणसूत्र बढ़ गया, और अतिरिक्त गुणसूत्र बढ़ने के कारण यहाँ पे जो ये ओम बनेगा, उस ओम में क्या होता है, गुणसूत्रों की संख्या कितनी हो जाती है, 24 हो जाती है। तो इस प्रकार का जो ओम होता है, ठीक है, इस प्रकार का जो ओम होता है वो क्या करता है, 23 क्रोमोसोम युक्त जो स्पर्म होता है, 24 क्रोमोसोम युक्त जो ओम होता है वो 23 क्रोमोसोम युक्त स्पर्म से फर्टिलाइजेशन करता है। तो इन दोनों से जो बनने वाला जो जाइगोट होगा, उस जाइगोट के अंदर टोटल क्रोमोसोम की संख्या कितनी हो जाएगी, यहाँ पे जाइगोट के अंदर टोटल क्रोमोसोम कितने हो गए, 47, ठीक है। अर्थात ये कह सकते हैं कि एक अतिरिक्त गुणसूत्र बढ़ा है, और इस जाइगोट से जो उत्पन्न संतति होगी वो किससे ग्रसित होगी, आपके डाउन सिंड्रोम से ग्रसित होगी। अर्थात ये कह सकते हो आपके 45A+ आपके XX, या फिर 45A+ XY। तो इस तरीके से आपके डाउन सिंड्रोम से ग्रसित जो संतति होती है वो नर संतति, अगर लड़का है तो नर संतति, और लड़की है तो मादा संतति डाउन सिंड्रोम से ग्रसित होगी। तो कुल मिलाकर के इसको सिंपली तरीके से समझो कि सबसे पहली बात है कि डाउन सिंड्रोम की खोज किसने की थी, लैंगडम डाउन नामक वैज्ञानिक ने कब की थी, 1866 में की थी। और होता क्या है कि जब मान लीजिए कि 21वें जोड़ी गुणसूत्र में एक गुणसूत्र बढ़ जाता है, एक अतिरिक्त गुणसूत्र बढ़ जाता है, तो इस प्रकार की विकृति उत्पन्न होती है। और ऐसा क्यों होता है, क्योंकि oogenesis, मान लीजिए कभी कभी क्या होता है कि oogenesis की क्रिया के दौरान कि जो ओम होता है उसके अंदर एक अतिरिक्त गुणसूत्र क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। सामान्यतः ओम के अंदर 23 क्रोमोसोम ही होते हैं, लेकिन oogenesis की क्रिया में जब कभी किसी कारणवश, जैसे कि गुणसूत्रीय अवियोजन के कारण, ठीक है, गुणसूत्रीय अवियोजन के कारण
गुणसूत्रीय अवियोजन के कारण यहाँ पे जो ओम होगा, ठीक है, उसके अंदर टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने हो जाएंगे, 24 हो जाएंगे। और 24 क्रोमोसोम युक्त ओम जब क्या करता है, 23 क्रोमोसोम युक्त स्पर्म से फर्टिलाइजेशन करता है, तो जो इनसे उत्पन्न जो संतति होगी उसमें टोटल क्रोमोसोम की संख्या कितनी हो जाएगी, 47 हो जाएगी। और 47 युक्त जो संतति होगी वो आपकी क्या होगी, इस सिंड्रोम से ग्रसित होती है, ठीक है। अब ऐसा किनमें ज्यादा चांसेस होता है, तो देखो रिसर्च के अनुसार ये माना गया है कि जो महिलाएं 45 एज से अबव होने पर भी क्या करती है, संतान उत्पन्न करती है। यहाँ पे सिंपली तरीके से समझ लेना कि रिसर्च के अनुसार क्या माना गया है कि जिन महिलाओं की उम्र 45 साल हो जाती है और वो उसके उपरांत भी क्या करती है, संतान उत्पन्न करती है, तो इस प्रकार की महिलाओं में किन कैसी संतति उत्पन्न होने के चांसेस रहते हैं, डाउन सिंड्रोम से ग्रसित संततियां उत्पन्न होने के चांसेस रहते हैं। इसके अलावा ये भी माना गया है कि 600 में से जो एक संतति होती है, ठीक है, वो किससे ग्रसित होती है, डाउन सिंड्रोम से ग्रसित होती है। अर्थात एवरेज के हिसाब से ये माना गया है कि 600 संततियों पर एक डाउन सिंड्रोम से ग्रसित संतति उत्पन्न होती है। अब बात करते हैं कि जो डाउन सिंड्रोम से ग्रसित संतति होती है उसके लक्षण कैसे होते हैं, अर्थात आपको कैसे पता चलेगा कि ये डाउन सिंड्रोम से ग्रसित संतति है। तो सबसे पहली चीज है कि जो डाउन सिंड्रोम से ग्रसित संतति होती है उसके लक्षण देखो, तो यहाँ पे लक्षणों की बात की जाए तो इनका जो मुख होता है, तो मुख तो कैसा रहेगा, गोल रहेगा, अर्थात डाउन सिंड्रोम से ग्रसित संतति का मुख कैसा रहेगा, गोल। दूसरी बात है कि जो इस सिंड्रोम से ग्रसित संतति होती है इनका मुंह हमेशा खुला रहता है, इनका मुंह हमेशा खुला रहता है, ठीक है। इसके अलावा जो जीभ होती है वो जीभ हमेशा बाहर रहती है। इसके अलावा जो निचला जो होंठ है, ठीक है, वो क्या रहता है, लटका रहता है, ठीक है। इसके अलावा इनका जो कद होता है वो क्या होता है, छोटा होता है। इसके अलावा इस प्रकार की जो इस सिंड्रोम से जो ग्रसित जो संतति होती है वो हमेशा कैसी होती है, मंद बुद्धि होती है। इसके अलावा इस प्रकार की संतति क्या होती है, नपुंसक होती है, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे कैरेक्टर है। इसके अलावा और भी है, जैसे कि अंगुलियां क्या होती है, छोटी होती है, अंगुलियां क्या होती है, छोटी होती है, ठीक है। तो ये सारे कैरेक्टर किस सिंड्रोम से ग्रसित संतति में पाए जाते हैं। जो डाउन सिंड्रोम से ग्रसित संतति होती है उसमें कुछ इस तरीके के कैरेक्टर देखने को मिलते हैं, मुख गोल होना, मुंह हमेशा खुला रहना, जीभ बाहर रहना, निचला होठ लटका रहना, गर्दन छोटी होना, ठीक है ना, कद छोटा होना, मंदबुद्धि होना, नपुंसक, इस प्रकार की लक्षण होते हैं वो कौन सी संततियों में पाए जाते हैं, डाउन सिंड्रोम से ग्रसित संततियों में पाए जाते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे इस बात को अच्छे से ध्यान में रख लेना कि 21वीं जोड़ी गुणसूत्र में एक अतिरिक्त गुणसूत्र जुड़ जाने से संतति किस सिंड्रोम से ग्रसित हो जाती है, डाउन सिंड्रोम से ग्रसित हो जाती है। इसके अलावा इस प्रकार की जो डिसऑर्डर होता है वो ऑटोसोमल होता है, अर्थात तो ऑटोसोम गुणसूत्रों में वृद्धि, ऑटोसोम और एलोसोम, हमने दो प्रकार के गुणसूत्र पढ़े थे ना, जब हमने इससे पिछला चैप्टर पढ़ा था सेक्स डिटर्मिनेशन के बारे में पढ़ा था, तब आपने पढ़ा था कि जो ऑटोसोम होता है, ऑटोसोम का मतलब होता है कायिक गुणसूत्र, और कायिक गुणसूत्र वे होते हैं जो क्या करते हैं, देह निर्माण करते हैं या कायिक लक्षणों का निर्धारण करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ऑटोसोम्स के अंदर ही क्या होती है, एक अतिरिक्त गुणसूत्र की वृद्धि हो जाती है, तब ये सिंड्रोम होता है, ठीक है। और यहाँ पे याद रख लेना कि ऑटोसोम की संख्या होती है हमेशा 44 होती है, और ऑटोसोम चाहे नर हो चाहे मादा हो उनमें 44 ऑटोसोम्स होते हैं, और एक जोड़ी क्या होती है, एलोसोम्स की होती है, यानी लिंग गुणसूत्रों की होती है। तो
ऑटोसोमल विकृति के कारण इस प्रकार का सिंड्रोम होता है, ठीक है, अर्थात एक अतिरिक्त गुणसूत्र बढ़ जाता है, ठीक है। यहाँ पे ये हो गया आपका डाउन सिंड्रोम। इससे अगला जो नेक्स्ट सिंड्रोम बात करते हैं उसके बारे में देखो, तो यहाँ पे अगला जो सिंड्रोम चलता है वो है एडवर्ड सिंड्रोम। इसको शॉर्टली देख लो। देखो एडवर्ड सिंड्रोम भी क्या होता है, ऑटोसोमल ही होता है, ठीक है, अर्थात ऑटोसोम गुणसूत्रों की संख्या में वृद्धि होना आपका वही ऑटोसोमल गुणसूत्रों में वृद्धि भी एडवर्ड सिंड्रोम ही है, ठीक है ना। यहाँ पे क्या होता है कि जो 18वें गुणसूत्र होते हैं, ठीक है, 18वें गुणसूत्र में एक अतिरिक्त गुणसूत्र बढ़ जाता है। 18वें गुणसूत्र में क्या होता है, एक अतिरिक्त गुणसूत्र बढ़ जाता है। तो इस प्रकार से एक अतिरिक्त गुणसूत्र बढ़ने पर जो संतति उत्पन्न होगी वो किससे ग्रसित होगी, एडवर्ड सिंड्रोम से ग्रसित होती है। 18वें गुणसूत्र में एक अतिरिक्त गुणसूत्र बढ़ जाना आपके कौन से सिंड्रोम का लक्षण है, एडवर्ड सिंड्रोम का लक्षण है, ठीक है। इस प्रकार के जो सिंड्रोम से ग्रसित व्यक्ति होते हैं या संतति होती है वो भी नपुंसक होती है, कदकाठी में छोटी होती है, ठीक है ना। तो इस तरीके से एडवर्ड सिंड्रोम को नॉर्मली याद रख लेना। अब यहाँ पे अपना जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चलता है वो है आपका टर्नर सिंड्रोम। यहाँ पे अगला जो सिंड्रोम बात करते हैं हम टर्नर सिंड्रोम के बारे में। अब देखो जो टर्नर सिंड्रोम है वो ऑटोसोमल विकृतियों के कारण नहीं है। यहाँ पे जो ये जो टर्नर सिंड्रोम होता है वो एलोसोमल अर्थात लिंग गुणसूत्रों में विकृतियों के कारण इस प्रकार का सिंड्रोम होता है, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे टर्नर सिंड्रोम कैसा क्या होता है, ठीक है। सबसे पहली बात है कि इसकी खोज करता, देखो यहाँ पे नाम जिस सिंड्रोम का जो नाम रखा जाता है, ठीक है, वो उसी वैज्ञानिक की खोज के अनुसार रखा जाता है। जैसे कि इसकी खोज किसने की थी, टर्नर नामक वैज्ञानिक ने की थी, तो इसका नाम क्या रखा गया, टर्नर सिंड्रोम रखा गया। तो यहाँ पे टर्नर सिंड्रोम होता है वो एलोसोम विकृति के कारण होता है, एलोसोम विकृति से होता है, अर्थात ये कह सकते हो कि लिंग गुणसूत्रों में अव्यवस्था के कारण या लिंग गुणसूत्रों में विकृतियों के कारण आपका क्या हो रहा है, यहाँ पे ये सिंड्रोम हो रहा है, ठीक है। अब कौन से लिंग गुणसूत्र में विकृति, अब यहाँ पे लिंग गुणसूत्र मादा में तो क्या होता है XX और नर में क्या होता है XY। तो यहाँ पे बात करते हैं जो टर्नर सिंड्रोम होता है वो हमेशा किस में होता है, मादाओं में होता है, अर्थात यह सिंड्रोम किन में होता है, मादाओं में होता है। होता क्या है कि जो टर्नर सिंड्रोम से ग्रसित जो मादा होती है उसके अंदर क्या होता है कि 44 प्लस X0, अर्थात ये कह सकते हैं कि यहाँ पे टर्नर सिंड्रोम से ग्रसित जो फीमेल होती है उसके अंदर एक X गुणसूत्र की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। ये बात याद रख लेना कि टर्नर सिंड्रोम उसे ही कहेंगे जिन मादाओं में एक X गुणसूत्र की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है, वो आपका क्या होता है, टर्नर सिंड्रोम कहलाता है। तो यहाँ पे इन टर्नर सिंड्रोम से ग्रसित जो मादा होगी उसके अंदर क्या होंगे, 44 तो क्या रहेंगे आपके ऑटोसोम रहेंगे, लेकिन जो आपका एलोसोम रहेगा उसकी संख्या कितनी रहेगी, एक ही, अर्थात एक ही लिंग गुणसूत्र पाया जाता है, जो दूसरा लिंग गुणसूत्र होता है उसकी क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। तो इस प्रकार की फीमेल में क्या होता है गुणसूत्र 44 प्लस X0, अर्थात X गुणसूत्र की कमी होने पर जो डिजीज उत्पन्न होती है वो आपकी क्या कहलाती है, यहाँ पे टर्नर सिंड्रोम कहलाती है, ठीक है ना। अब यहाँ पे आगे बात करते हैं कि जो टर्नर सिंड्रोम से ग्रसित जो मादाएं होती है उनके लक्षणों के बारे में, ठीक है। तो इस प्रकार की जो मादाएं होती है, ठीक है, उनके लक्षणों की बात की जाए तो सबसे पहली चीज है कि इस प्रकार की जो मादाएं होती है वो कद में क्या होती है, छोटी होती है, अर्थात इनका कद
छोटा होता है। दूसरी बात है कि जो गर्दन है, ठीक है, वो जालक होती है। इसके अलावा इनमें स्तन विकास अल्प विकसित होता है। स्तन विकास अल्प विकसित होता है, ठीक है। इसके अलावा इनमें जननांग अल्प विकसित होते हैं। जननांग अल्प विकसित होते हैं। इसके अलावा इस प्रकार की जो मादाएं होती है, इनमें एस्ट्रोजन की कमी होती है। एस्ट्रोजन हार्मोन की क्या होती है? कमी होती है। इस प्रकार की मादाएं क्या होती है? नपुंसक होती है या बंदे होती है। बंदे होती है, अर्थात संतान उत्पन्न नहीं कर सकती, ठीक है। तो यहाँ पे बात कर रहे हैं हम टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम एलोसोमल विकृति के कारण होता है, अर्थात ये कह सकते हैं कि इस प्रकार की जो विकृति होती है उसमें क्या होता है कि एक अक्ष क्रोमोसोम की क्या हो जाती है? कमी हो जाती है। और इस सिंड्रोम से जो ग्रसित मादाएं होती है, कद छोटा होता है, गर्दन जालक होती है, ठीक है, अर्थात गर्दन चिपकी हुई होती है, ठीक है। यहाँ पे जो स्तन होते हैं वो अल्प विकसित, जननांग अल्प विकसित होते हैं, एस्ट्रोजन हार्मोन की कमी होती है और इस प्रकार की मादाएं क्या होती है? बंदे होती है। इसके साथ ही मंद बुद्धि भी होती है, अर्थात डफर होती है, ठीक है ना। इस तरीके की ये कैरेक्टर किसके होते हैं? जो मादाएं टर्नर सिंड्रोम से ग्रसित होती है। और टर्नर सिंड्रोम से ग्रसित मादाओं की पहचान यही होती है कि इनमें क्या होता है कि एक अक्ष क्रोमोसोम की कमी हो जाती है, अर्थात जो संतति रहेगी उसमें 44 प्लस अक्ष 0, अर्थात एक अक्ष गुणसूत्र की कमी रहती है। तो ये हो गया आपका टर्नर सिंड्रोम। अब टर्नर सिंड्रोम के बाद में जो अगला हम सिंड्रोम अगले सिंड्रोम के बारे में चर्चा करते हैं, वो भी क्या है आपका? एलोसोम विकृति के कारण ही होता है, अर्थात हम अगले सिंड्रोम की बात करते हैं क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम के बारे में।